हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम बिटोला लीगल में। और आज हम करने वाले हैं 13th लेक्चर अपनी लिमिटेशन एक्ट की सीरीज़ का, जिसमें मैं आपको सेक्शन 18, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 बताऊंगा, जो कि एक्नॉलेजमेंट से डील करता है। एक्नॉलेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर हम जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से बात करें। जुडिशरी के प्री में और मेंस में दोनों में ये जो प्रोविजंस हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेट में, हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रहता ही है। तो इसलिए आप इस लेक्चर के अंत तक मैं इंश्योर करूंगा कि आपको जो एक्नॉलेजमेंट का जो कंसेप्ट है, जो उसका बेसिक कंसेप्ट है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको क्लियर हों, प्लस आपको उसके बारे में इतनी चीज़ें पता हों कि आप आराम से अपना कोई भी आंसर दूसरों से बहुत बेहतर तरीके से लिख पाएँ। पर उससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ, मैं आपके सामने वही अपील करना चाहूँगा जो मैं हमेशा करता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सब आप लोगों का है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, ताकि लॉ से रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो लोगों को बिल्कुल ईजीएस्ट लैंग्वेज में उनकी कन्वीनियंस पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर हो जाएं, केवल एक 4G कनेक्शन के साथ। मैं चाहता हूँ और हमारी टीम ये चाहती है, हम लोगों का जो इनिशिएटिव है वो इसी को ध्यान में रख के किया गया है कि जब कोई कॉम्पिटिशन हो, जब जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हों, राइट, या कोई भी और एग्ज़ाम हो जिसमें ये सब्जेक्ट्स आते हैं, क्योंकि लॉ तो लॉ है और हर जगह काम देगा अगर आपने एक जगह सीख लिया तो जब ये एग्ज़ाम्स हों तो हर कोई एक बराबर पेडिस्टल पे हो, कोई केवल इस वजह से डिसएडवांटेज में ना रहे क्योंकि उसके पास किसी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे, या फिर कुछ ऐसे लोग जो गए तो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पर उनको समझ नहीं आया क्योंकि वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और दूसरे लोग जिनको बहुत अच्छे से लॉ आता है, उनको कोई पढ़ाने वाला है जिसने प्रॉपर गाइड किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को गाइडेंस प्रॉपर मिले और आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो आप बराबरी पे हो, और फिर उसके बाद जिसमें जितना टैलेंट है, जिसमें जितनी काबिलियत है, वो उसके हिसाब से एग्ज़ाम क्लियर कर सके, राइट। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने इस क्लासरूम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेक्शन 18 से। सेक्शन 18 बात करता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। सेक्शन 18 बताता है कि अगर कोई एक्नॉलेज करता है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब आप सब जानते हैं, राइट। एक्नॉलेज करना मतलब किसी चीज को मानना, स्वीकार करना, राइट। तो एक्नॉलेजमेंट अगर कोई इंसान या कोई पार्टी कर रही है राइटिंग में, तो उसका क्या असर होता है किस पे? पीरियड ऑफ लिमिटेशन पे, राइट। किस पे? लिमिटेशन पे क्या असर होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सेक्शन 18 एक जो बेसिक प्रीमाइस है वो उस पे बेस्ड है। सेक्शन 18 का जो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे वो बेस्ड है वो ये है कि जब भी कोई पार्टी एक्नॉलेज करती है तो जो दूसरी पार्टी है जिसका राइट जो है लिमिटेशन से बाहर हो सकता है, वो बाहर नहीं होगा। जिस दिन से एक्नॉलेजमेंट किया गया है उस दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा। ये कैसे होता है हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए ए जो है, ए और बी दो पार्टीज हैं। बी के पास एक कॉज ऑफ एक्शन है जो ए के अगेंस्ट वो परस्यू कर सकता है, और उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो कितना है? 3 इयर्स है। मतलब ये 3 साल के अंदर इसके बी के अगेंस्ट, मतलब बी जो है वो ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। अब जब मान लीजिए ये 1 जनवरी 2023 को कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था और ये सूट फाइल कर सकता है कब तक? 1 जनवरी 2026 तक। अगर अभी तक के आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। फिर क्या होता है कि जो ए है, ए अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज करता है 31 दिसंबर 2025 को, राइट। 31 दिसंबर 2025 को ए एक्नॉलेज करता है कि उसकी लायबिलिटी है बी के अगेंस्ट। तो अभी यहां पे क्या हुआ है कि जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो तो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, 1 दिन बाकी है। तो उसके पहले क्योंकि ए ने एक्नॉलेज कर लिया, राइटिंग में एक्नॉलेज किया और वो साइंड था वो एक्नॉलेजमेंट, तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहां से फिर से शुरू हो जाएगा। कितना? 3 साल का। जो 3 साल का पीरियड था वो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 इयर्स का शुरू हो जाएगा। तो अब ये कब तक? जो ये 1 दिसंबर 2026 तक ही फाइल कर सकता था बी, अब ये कर पाएगा 31 दिसंबर 2028 तक, राइट। तो इस तरीके से जो एक्नॉलेजमेंट है वो काम करता है। अब जो सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 और 19 में डिफरेंस ये है कि सेक्शन 18 जो है
वो ब्रॉड है इसकी एप्लीकेशन में, ये केवल डेट तक सीमित नहीं है, राइट। ये डेट के अलावा दूसरे सूट्स पे भी अप्लाई होता है, दूसरी चीजों पे भी अप्लाई होता है जहां पे एक पार्टी के पास सूट फाइल करने का अधिकार होता है। सपोज, राइट, एक पार्टनर का राइट टू आस्क फॉर अकाउंट्स, राइट, फ्रॉम अनदर पार्टनर, राइट, राइट टू आस्क फॉर अकाउंट्स फ्रॉम अनदर पार्टनर, राइट। तो ये एक तरह का सूट है जिसमें एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, पर वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिस दिन से वो एक्नॉलेजमेंट जो दूसरा पार्टनर है वो करेगा, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सेक्शन 18 के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, सेक्शन 18 की एप्लीकेशन को अट्रैक्ट करने के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो होनी चाहिए। तो पहली चीज, ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये कब की जानी चाहिए? बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। अभी जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो कहां दिया जाता है? प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि फर्स्ट शेड्यूल देखिए, उसमें हर सूट के, एप्लीकेशन के और अपील के प्रिस्क्राइब पीरियड दिए गए कि जो भी पार्टी है जिसके पास वो कॉज ऑफ एक्शन है, अगर वो उस प्रोसीडिंग को परस्यू करना चाहती है तो उसके पास कितना टाइम पीरियड है वो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। अब बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अगर एक्नॉलेजमेंट किया गया, और एक्नॉलेजमेंट कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में होना चाहिए, प्लस एक्नॉलेजमेंट कैसा होना चाहिए? साइंड होना चाहिए। तो राइटिंग जरूरी नहीं है कि मेकर की हो, राइट। ये जरूरी नहीं है कि राइटिंग एक्नॉलेजमेंट जो लिखा गया है वो मेकर ने लिखा हो, राइट। ये जरूरी नहीं है कि ये मेकर की हैंड राइटिंग में हो, राइट। पर साइन जो है वो जरूरी है कि मेकर के हों और उसके ऑथराइज जो है ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट के हों, राइट। तो राइटिंग जरूरी नहीं है कि मेकर ने वो एक्नॉलेजमेंट लिखा हो, पर जो साइन है वो मेकर के ही होने चाहिए या फिर उसके ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट के होने चाहिए। ये पॉइंट्स बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने चाहिए क्योंकि प्री में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब ये चीजें हमें याद रखनी है कि एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए प्रिस्क्राइब पीरियड की, राइटिंग में और साइन। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, इस एग्जांपल में बी ने 31 दिसंबर, ए ने 31 दिसंबर 2025 को एक्नॉलेज कर लिया, तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो एक्नॉलेजमेंट किया गया वो एक्नॉलेजमेंट प्रिस्क्राइब पीरियड के पहले किया गया। अब मान लीजिए ये एक्नॉलेजमेंट करता 1 जनवरी 2026 को पीरियड खत्म हो रहा है, मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट करता 2 जनवरी 2026 को, तो क्या फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होता? नो, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की एक्सपायरी के बाद एक्नॉलेज कर रहा है। तो अगर एक्नॉलेजमेंट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की एक्सपायरी के बाद हो रहा है तो फिर क्या होगा? तो उस केस में फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू नहीं होगा और स्टार्ट और सेक्शन 18 जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। अब देखिए सेक्शन 18 क्या बोलता है। सेक्शन 18 का क्लॉज 1 ये बोलता है कि जिस दिन से साइन होगा, जिस दिन डॉक्यूमेंट जो एक्नॉलेजमेंट है वो साइन किया जाएगा, उस दिन से, उस डेट से, साइंड जो है उस डेट से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। पर मान लीजिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो एक्नॉलेजमेंट है उसमें जो साइन किया गया उसमें डेट नहीं डाली पार्टी ने, उसमें ये डेट नहीं डाली कि किस डेट पे वो साइन किया गया, अनडेटेड है। तो जो 18, ये 18 का क्लॉज 1 है, सबसेक्शन 1 है, और 18 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर वो अनडेटेड है, राइट, साइन जो है, एक्नॉलेजमेंट जो है वो अनडेटेड है, किस दिन पे साइन हुआ, तो उसका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। ओरल एविडेंस किस चीज का दिया जा सकता है? ऑफ डेट ऑफ सिग्नेचर। ओरल एविडेंस दिया जा सकता है किसका? डेट ऑफ सिग्नेचर। ये अलाउड है। oral evidence of date of signature is allowed. However, oral evidence of contents of document, right, contents of document का जो oral evidence है वो allowed नहीं है, right।
तो किस डेट पे वो साइन किया गया है इसको ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है, पर उस एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखा था ये ओरल एविडेंस से कोई पार्टी प्रूव नहीं कर सकती। आपको ध्यान रखना होगा कि जो 18 का सबसेक्शन 2 है इसको हमें पढ़ना चाहिए सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ, जो कि एक्सक्लूड करता है जो कि ये बोलता है कि ओरल एविडेंस नहीं दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स के लिए, राइट। तो सेक्शन 91 को अभी आप पढ़ सकते हैं, जब मैं इंडियन एविडेंस एक्ट डील करूंगा तो उस टाइम पे मैं आपको सेक्शन 91 डिटेल में पढ़ाऊंगा, राइट। तो 18 सबसेक्शन 2 ये बात करता है। उसके बाद हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, और एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है इस सेक्शन में। सेक्शन 18 का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन एन एक्नॉलेजमेंट में बी सफिशिएंट दो इट ओमिट्स टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी और राइट, और averts that the time for payment delivery has not yet come, right, or is accompanied by a refusal to pay, deliver, perform or permit to enjoy, right। तो देखिए इसका क्या मतलब है, ये सिंपल सी भाषा में इतना बोल रहा है कि जो राइट है जरूरी नहीं है कि उसके बारे में सब कुछ बिल्कुल स्पेसिफाई किया गया हो, राइट। अगर एग्जैक्ट मान लीजिए कोई डेट ही है तो डेट में ये नहीं लिखा गया कि कितना डेट है, मान लीजिए 2 करोड़ रुपए ए जो है वो बी को 2 करोड़ रुपए ओ करता है, राइट, 2 करोड़ रुपीस ए जो है वो बी को देना है, बी पर ए ने केवल इतना बोला कि वो जो तुम्हारा डेट है वो मैं दे दूंगा, अभी तक पे नहीं कर पाया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, सफिशिएंट एक्नॉलेजमेंट है, इसको हम मानेंगे कि एक्नॉलेजमेंट है अंडर सेक्शन 18, राइट। उसके अलावा ये क्या कह रहा है, उसके अलावा मान लीजिए वो ये बोल सकता है कि ठीक है वो 2 करोड़ रुपए मुझे तुम्हें देने हैं पर अभी उसकी डेट नहीं आई है, राइट, दूंगा मैं 1 महीने बाद जब डेट आएगी तब दूंगा, तो ये भी क्या होगा, वैलिड एक्नॉलेजमेंट होगा। या फिर वो ये बोलता है कि 2 करोड़ रुपए मैंने तुम्हारे लिए तो हैं पर मैं दूंगा नहीं, आपको जो करना है आप कर लो जाके, बात समझ आ रही है। तो दबंग था थोड़ा, मिर्जापुर टाइप है ना, गुड्डू भैया टाइप, कि जाइए जो करना है कर लीजिए, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, तो क्या वो बंदा ये तो एक्नॉलेज कर ही रहा है ना कि मैं 2 करोड़ रुपए लिए हुए हूं आपके, राइट, डेट का एक्नॉलेजमेंट हुआ पर वो मना कर रहा है कि मैं नहीं दूंगा, उसको भी क्या माना जाएगा, वैलिड एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा, और जो सेक्शन 18 है वो वहां पे 18 सबसेक्शन 1 अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर मान लीजिए उसके साथ उसने बोला कि 2 करोड़ रुपए तो मैं तुम्हारे ओ करता हूं पर तुम भी मेरे 1 करोड़ रुपए पे करते हो, तो वो सेट ऑफ हो गया, केवल 1 करोड़ रुपए बचे, ये भी क्या होगा, वैलिड एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, और इज कपल्ड विद अ क्लेम टू सेट ऑफ और इज एड्रेस्ड टू अ पर्सन अदर देन अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और राइट। या मान लो ए ने, राइट, तो सेट ऑफ क्या हुआ, ए ने बी को बोला कि ठीक है 2 करोड़ रुपए मुझे तुम्हें देने हैं पर तुम्हें भी तो 1 करोड़ देने हैं, तो भले ही उसने सेट ऑफ क्लेम किया हो उस एक्नॉलेजमेंट में, पर उसने ये तो एक्नॉलेज किया ही ना कि उसके पास 2 करोड़ रुपए हैं। तो ये सारी चीजें सेक्शन 18(1) को अट्रैक्ट करने के लिए काफी हैं और ये माना जाएगा कि वैलिड एक्नॉलेजमेंट है, राइट। फिर उसके बाद और इज, ये लास्ट वाला भी काफी इंपॉर्टेंट, और इज एड्रेस टू अ पर्सन अदर देन पर्सन एंटाइटल्ड टू। अब मान लीजिए ए ने ये बात बी को एडमिट नहीं की, ए ने ये बात सी को बोला कि मुझे बी को 2 करोड़ रुपए देने हैं, राइट, इन राइटिंग बोला, साइन था, सब कुछ था, तो भी क्या होगा, ये जो है वैलिड एक्नॉलेजमेंट होगा। तो जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी का राइट या प्रॉपर्टी क्वेश्चन में है केवल उसी से एक्नॉलेजमेंट किया जाए, एक्नॉलेजमेंट किसी स्ट्रेंजर को या किसी थर्ड पार्टी को भी किया जा सकता है एंड दैट वुड बी अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। आई होप ये क्लियर होगा आपको, राइट। ए ने बी को नहीं किया, सी को किया, डी को किया, ई को किया, किसी को भी किया, पर बी को नहीं किया, तब भी जो बी है वो क्लेम कर सकता है कि फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा वहां से, और ए ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैंने इसको नहीं किया, राइट। डज नॉट रियली मैटर, क्योंकि सेक्शन 18 का एक्सप्लेनेशन क्लियर करता है कि एक्नॉलेजमेंट अगर आप किसी थर्ड पार्टी को भी करते हो तो भी वो वैलिड एक्नॉलेजमेंट होगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इस एक्सप्लेनेशन की आपके दिमाग में होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर बी, ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो साइन है वो कैसे किया जाना चाहिए। साइन कौन करेगा, साइन पर्सनली करेगा और एजेंट के थ्रू किए जाएंगे, पर्सनली मेकर करेगा या उसका एजेंट करेगा। उसके बाद सी जो लास्ट एक्सप्लेनेशन है वो क्या बोलता है, द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि सेक्शन 18 जो है एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सेक्शन 18 जो है, दिस इज सेक्शन 18 इज
नॉट एप्लीकेबल टू एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। राइट। अब सेक्शन 18 जो हमारा हो गया है, तो उसके बाद हम आते हैं और हम देखते हैं सेक्शन 19 क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 19 बात करता है इफेक्ट ऑफ पेमेंट on account of debt or interest on legacy. Effect of payment on account of debt or interest on legacy. अब सेक्शन 19 में स्पेसिफिक प्रोविजन है। सेक्शन 19 सेक्शन 18 की तरह ब्रॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो चीजों तक लिमिटेड है, डेट पे और इंटरेस्ट ऑन लेगेसी पे। पर सेक्शन 19 पे आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको सेक्शन 18 के बारे में एक और पॉइंट बताना चाहूंगा जो मैं मिस कर गया। देखिए, सेक्शन 18 और सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफरेंस है। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे सेक्शन 18 के साथ, तो हम ये पाएंगे कि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, ये बात करता है एक चीज के बारे में, प्रॉमिस, मतलब कई सारी चीजों के बारे में बात करता है, पर हम किस रेफरेंस में से डील कर रहे हैं वो ये है कि जब ये बात करता है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, तो बेसिकली सेक्शन 25 ये बोलता है कि अगर जो कंसिडरेशन नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो किसी अग्रीमेंट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो वॉइड हो जाता है। राइट। पर उसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं सेक्शन 25 में कि आप म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन के साथ किसी को कुछ देते हो या फिर प्रॉमिस करते हो किसी को टाइम बाद डेट पे करने का, तो उसमें भले ही कोई कंसिडरेशन ना हो तो भी वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो अग्रीमेंट जो है वो वैलिड रहता है। मान लीजिए ए ने बी से कुछ रुपए लिए थे और टाइम पीरियड निकल गया, अब बी इसको सू नहीं कर सकता, इसकी रेमेडी बार हो गई लॉ ऑफ लिमिटेशन के कारण। पर वो रेमेडी बार होने के बाद ए ने ये बोला, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अग्रीमेंट किया और ये बोला, प्रॉमिस किया कि मैं आपको वो जो आपका पैसा था जो मैं नहीं दे पाया वो मैं आपको दूंगा। तो क्योंकि अब जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो खत्म हो गया है, तो जब प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो गया है तो क्या सेक्शन 18 अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा। मान लीजिए इसको 3 इयर्स में ये पे करना था, सॉरी ए को जो है 3 इयर्स में पे करना था, ठीक है, इसने नहीं पे किया, राइट, सॉरी, इसको ए जो है वो बी को पे करने वाला था, बी के पास 3 इयर्स थे एनफोर्स करने के लिए वो जो अग्रीमेंट था इनके बीच में कि इसको पैसा देगा, इसने नहीं दिया और इसने 3 इयर्स में एनफोर्स नहीं किया, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन निकल गया। मान लीजिए 2026 तक वो था, 1 मार्च 2026 तक 20 के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता था, वो डेट निकल गई। अब जब वो डेट निकल गई तो सेक्शन 18(1) में ये भले ही आके एक्नॉलेज करे कि नहीं वो पैसा है मैं तुम्हें दूंगा, सेक्शन 18 तो अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रिस्क्राइब पीरियड की एक्सपायरी के बाद एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। तो क्या कौन सा प्रोविजन आ जाएगा? सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाएगा, जिसमें ये ए जो है वो बी को क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा और ये बोलेगा कि जो पैसा मैं आपका देने वाला था वो मैं नहीं दे पाया पर मैं अब दूंगा, राइट। तो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बात करता है, जब टाइम बार्ड डेट को पे करने की बात करता है, तो वो इस सेंस में अलग है कि सेक्शन 18 अगर प्रिस्क्राइब पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो फिर सेक्शन 18 अप्लाई नहीं होता। पर सेक्शन 25 में क्या है कि वो जब लिमिटेशन से बाहर हो जाता है कॉज ऑफ एक्शन, उसके बाद भी अप्लाई होता है अगर इन दोनों के बीच में कोई नया प्रॉमिस है। तो ए ने इसको प्रॉमिस किया है तो उस केस में बी को इसे कोई कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है, ए ने प्रॉमिस कर दिया, ये काफी है, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, ये इससे वो पैसा वसूल कर सकेगा। आई होप आपको सेक्शन 18 और सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिफरेंस समझ आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 19 पे, जो बात करता है इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट ऑन लेगेसी।
राइट। देखिए डेट तो आप सबको पता है, राइट। ए ने बी से पैसा लिया, मैंने आपसे पैसा लिया, राइट, तो मैं आपको पे करूंगा। तो ये क्या है, मेरे ऊपर डेट हुआ, मैं डेटर हुआ, आप क्रेडिटर हुए। दूसरी चीज होती है इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। ये चीज जनरली लोगों को नहीं पता होती और ये चीज क्लियर नहीं होती। आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे आपको इस पे कुछ नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लेगेसी पे। आई कैन बेट ऑन दैट। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लेगेसी क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, सपोज 3 सिबलिंग्स हैं ए बी एंड सी, राइट। 3 सिबलिंग्स हैं ए बी एंड सी। अब यहां पे क्या हुआ, ये दोनों जो हैं वो भाई हैं, राइट, दे आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी इज सिस्टर। अब जब इनके फादर की डेथ हुई तो तीनों का हिस्सा था, राइट। इनके पास हम मान लेते हैं 10 हेक्टेयर्स जो थी वो लैंड थी, राइट। अब उस लैंड पे इन तीनों का हिस्सा था, लैंड से आने वाली जो इनकम थी तीनों का हिस्सा था। ये जो लैंड थी ये लीज कर दी गई थी और उस लीज करने से जो रेंट आता था वो था 5 लाख रुपीज, राइट। पर बात क्या हुई कि ए और बी जो दोनों भाई थे वही पूरा 5 लाख रुपए रख लेते थे और बहन मैरिड थी, जैसा कि अपने यहां होता है, बहन मैरिड थी और बहन पैसे नहीं लेती थी, राइट। तो इन्होंने क्या किया, ये जो ए और बी थे इन्होंने ये पैसा हमेशा अपने पास रखा। 10 साल बाद इनको बुरा लगा, इन्होंने सोचा यार हम इस जमीन से 50 लाख के ऊपर पैसा कमा चुके हैं तो हमें अपनी बहन को भी कुछ दे देना चाहिए, राइट। सी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, एनफोर्स नहीं किया है कोई भी क्लेम कि नहीं मुझे मेरा पैसा दो, कुछ भी करो। तो इन्होंने क्या किया, ए और बी ने सी के फेवर में 10 लाख रुपए की एफडी करवा दी, राइट। 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में सी के लिए डलवा दिए, क्या बोलते हुए कि ये जो पैसा था, राइट, लेगेसी के हिसाब से ही पैसा इसको भी मिलना चाहिए था पर अभी तक नहीं दिया। तो मान लो फादर की डेथ हुई और ये तीनों लोग ये पैसा लेना शुरू किया इन्होंने 2018 में, 2018 में। बहन ने कुछ नहीं बोला। 2028 में इन्होंने क्या की, 10 लाख रुपए की एफडी अपनी बहन की फेवर में करवा दी क्योंकि ये लेगेसी थी, इसलिए कि उसको भी कुछ मिले। तो एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, 2028 से, जब से इन्होंने इसको 10 लाख रुपए दिए, राइट। तो उसके बाद से फिर बहन के पास एक राइट आ जाएगा कि वो अपना ये जो राइट है लेगेसी वाला इसको एनफोर्स कर सके। आई होप अब आप क्लियर हो गए कि इंटरेस्ट ऑन लेगेसी क्या होता है। तो देखिए सेक्शन 19 कैसे काम करता है। सेक्शन 19 यही बोलता है, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए एक इंसान है जिसका नाम है गोलू, राइट, और दूसरा इंसान है जिसका नाम है भोलू। तो जो गोलू और भोलू हैं ये एक दूसरे से पैसे लेते देते रहते हैं और भोलू ने गोलू को 10 लाख रुपीज दिए हुए हैं। गोलू जो है पैसे नहीं दे रहा है, बोल रहा है यार मूड नहीं है, ठीक है नहीं दूंगा पैसे में। बट फिर क्या हुआ, इसके पास टाइम पीरियड है, सपोज 3 इयर्स का टाइम पीरियड है। तो ये 2025 तक जो है भोलू जो है वो पैसा इससे रिकवर कर सकता है। 2025 31 दिसंबर 2025 तक ये पैसा रिकवर कर सकता है। तो गोलू ने क्या किया, गोलू को बाद में दोस्त ही था भोलू, तो बाद में उसको दया आ गई और उसने बोला कि यार दे देते हैं, कुछ पैसा तो दे ही देते हैं। तो इसने नवंबर 1 2025 को ये पैसा गोलू ने भोलू को पे कर दिया, राइट, पूरा नहीं, 1 लाख रुपए दे दिया। अब जब 1 लाख रुपीज उसने दे दिया तो क्या हुआ, डेट के लिए पार्ट पेमेंट इसने किया। तो इस दिन से नवंबर 1 2025 से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा इसके फेवर में। अब या इस डेट से 3 साल और मिल गए भोलू को कि वो डेट रिकवर करने के लिए केस फाइल, सूट फाइल जो है वो कर सकता है गोलू के अगेंस्ट। पर क्या केवल पेमेंट सफिशिएंट है? नहीं, पेमेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए, रिटन एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए और साइंड होना चाहिए। हम देखते हैं सेक्शन 19 के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अब तक समझ आ गई होगी कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं।
तो देखिए सेक्शन 19 जो है क्या बोलता है, वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अ डेट और इंटरेस्ट ऑन लेगेसी इज मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड। ये भी जो पार्ट पेमेंट है वो कब किया जाना चाहिए, प्रिस्क्राइब पीरियड के खत्म होने से पहले। जैसा हमने 18 में पढ़ा कि जो एक्नॉलेजमेंट है वो कब होना चाहिए, प्रिस्क्राइब पीरियड के खत्म होने से पहले। उसी तरीके से ये जो पेमेंट है वो कब किया जाना चाहिए, बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, राइट। उसके बाद दूसरी चीज, बाय द पर्सन लायबल टू पे द डेट और लेगेसी और बाय हिज एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। पेमेंट किसने किया होना चाहिए, उस पर्सन ने जिसको वो पैसा पे करना है, राइट। अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द पेमेंट वाज मेड। तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से शुरू होगा, from the time when payment was made, उस टाइम से जब पेमेंट किया गया था। उसके बाद provided that save in the case of payment of interest made before the first date of January, an acknowledgement of the payment appears in handwriting of or in a writing signed by the person making the payment। ध्यान से पढ़ना है प्रोविजो, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल उन ट्रांजैक्शंस को छोड़ के, कौन से ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस 1 जनवरी 2028 से पहले के जो ट्रांजैक्शंस हैं उन पे नहीं, उसके बाद के जो ट्रांजैक्शन है आफ्टर जनवरी 1 2028, ये जो ट्रांजैक्शंस होंगे ये किस तरह के होने चाहिए सेक्शन 19 को अट्रैक्ट करने के लिए। Acknowledgement of payment appears in handwriting of or in a writing signed by the person making the payment। तो पेमेंट तो होना ही चाहिए, पेमेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट भी होना चाहिए कि वो जो पैसा था 2.5 लाख का, उसके लिए मैं आपको ये 1 लाख रुपए दे रहा हूं। तो क्या होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। तो एक्नॉलेजमेंट कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, जिस बंदे ने पैसा आपसे, जो डेटर है उसकी राइटिंग में। पर अगर एक्नॉलेजमेंट में राइटिंग नहीं है, एक्नॉलेजमेंट उसकी राइटिंग में नहीं है, तो क्या उसकी राइटिंग में होना चाहिए, साइन। सिग्नेचर जो है वो किसकी, उसकी राइटिंग में होने चाहिए, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब पेमेंट भी और एक्नॉलेजमेंट भी। अगर पेमेंट है और एक्नॉलेजमेंट नहीं है तो फिर फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा और सेक्शन 19 जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा, राइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है, वेयर मॉर्टगेज लैंड इज इन द पोसेशन ऑफ द मॉर्टगेजी, द रिसीट ऑफ द रेंट और प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड शैल बी डीम्ड टू बी अ पेमेंट। अब कोई जो मॉर्टगेज लैंड है वो मॉर्टगेजी के पोसेशन में है, राइट। तो रिसीट ऑफ द रेंट और प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड शैल बी डीम्ड टू बी अ, तो वो जो मॉर्टगेजी को जो भी क्या बोलते हैं प्रोड्यूस मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा, पेमेंट माना जाएगा, पार्ट पेमेंट, जो सेक्शन 19 अट्रैक्ट कर सकता है अगर मॉर्टगेजर जब अपनी वो जमीन उससे लेना चाहता है। अब 19 का बी क्या बोल रहा है, ये बी बोल रहा है डेट डज नॉट इंक्लूड मनी पेबल अंडर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। तो बी जो है वो डेट को एक्सप्लेन कर रहा है कि डेट क्या होता है। तो बी का मतलब ये है कि अगर आप डेट की बात कर रहे हो तो डेट में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि डेट क्या इंक्लूड नहीं करता, मनी पेबल अंडर अ डिक्री, मनी पेबल अंडर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, राइट। कि कोर्ट ने कोई डिक्री दी है कि आपको इतना पैसा पे करना है, तो वो डेट की कैटेगरी में नहीं है अंडर सेक्शन 19। या कोर्ट ने ऑर्डर दिया है किसी पार्टी को कि आपको किसी दूसरी पार्टी को उतना पैसा पे करना है, तो उसको सेक्शन 19 में डेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। तो आई होप आपको सेक्शन 19 क्लियर होगा, सेक्शन 19 किस बारे में बात करता है, आपको कोई इशू नहीं होगा। आप इसके जो इसेंशियल्स हैं आप नोट कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद
देखिए ये दोनों चीजें क्या होना चाहिए कि पेमेंट एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड से होना चाहिए और एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, मैं उसका साइटेशन आपको दे देता हूं, वो आप लिख लीजिए। संत लाल वर्सेस संत SANT, संत लाल वर्सेस कमला प्रसाद 1951 सुप्रीम कोर्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि क्या होना चाहिए कि एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड से पहले पेमेंट हो जाना चाहिए, पार्ट पेमेंट, और एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, वैलिड एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा सेक्शन 19 पे आते हैं अब हम, सॉरी सेक्शन 20 पे आते हैं अब हम। सेक्शन 19 हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए सेक्शन 18 और 19 दोनों में हमने क्या देखा कि जो साइन है, राइट, वो कौन कर सकता है? एजेंट, मतलब वो जो मेकर है वो, और उसके अलावा उसका एजेंट। तो ये जो एजेंट के बारे में हमने देखा, क्या लिखा हुआ था? एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड, एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, इसके बारे में सेक्शन 20 बात करता है कि कौन कौन लोग हैं जो इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, कि कौन लोग हैं जो उसके बिहाफ पे साइन कर सकते हैं, जो मेकर है उसके बिहाफ पे। तो देखते हैं हम सेक्शन 20। इट सेज इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। तो इट सेज द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ इन सेक्शंस 18 and 19 shall in the case of person under disability include, अगर कोई पर्सन क्या है, अंडर डिसेबिलिटी है, राइट, कोई पर्सन अंडर डिसेबिलिटी है, मतलब माइनर हो सकता है वो, है ना, अनसाउंड माइंड हो सकता है, इस तरह का अगर कोई इंसान है, तो पर्सन एजेंट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ कौन कौन हो सकता है? तो इसने क्लियर किया हुआ है कि वो कोई लॉफुल गार्डियन हो सकता है, कोई कमिटी हो सकती है, कमिटी को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी हम मान सकते हैं, और मैनेजर हो सकता है, राइट। कौन हो सकता है? लॉफुल गार्डियन, लॉफुल गार्डियन, कमिटी, राइट, तो बेसिकली चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। उसके अलावा और कौन हो सकता है? मैनेजर। ये 3 लोग हो सकते हैं, या फिर इन तीनों के थ्रू अपॉइंट किया हुआ, लॉफुल गार्डियन, कमिटी और मैनेजर के थ्रू अपॉइंट किया हुआ कोई एजेंट हो सकता है, राइट, एजेंट अपॉइंटेड बाई these 3, right। फिर सेकेंड, नथिंग इन द, ये क्या कहता है कि ये जो सेक्शंस में, सेक्शन 18 और 19 में जो चीजें बोली गई हैं, वो ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स को, पार्टनर्स को, एग्जीक्यूटर्स को और मॉर्टगेजीज को चार्ज नहीं करेंगे by if a payment is made by or by the agent of any other or others of them। इसका मतलब है, बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, अभी जो 3 पार्टनर्स हैं ये कोई डेट ओ करते हैं, या इनमें से किसी एक पार्टनर ने, कोई 1 पार्टनर जो है, ठीक, ये 3 पार्टनर्स जो हैं 1 करोड़ ईच डेट ओ करते हैं, ठीक है। 1 करोड़ ईच का जो डेट है, इनको किसको पे करना है? कोई बंदा है जिसका नाम है जिंगो, ठीक है, को इस बंदे को इन्हें 1 करोड़ रुपए, तीनों को 1-1 करोड़ देना है। तो मान लीजिए उसमें से एक पार्टनर एक्नॉलेजमेंट कर देता है, पार्ट पेमेंट कर देता है, मान लीजिए वो 50 लाख दे देता है, ठीक है, एंड 50 लाख रुपीस का पेमेंट कर देता है। तो इस केस में क्या होगा? जस्ट बिकॉज एक पार्टनर ने ये एक्नॉलेजमेंट कर दिया या फिर पेमेंट कर दिया, पार्ट पेमेंट कर दिया, तो बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं उन पे ये एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट, उन पे ये, या इसी तरीके से एग्जीक्यूटर्स में, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स में, और जो ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर वर्ड वहां पे लिखा हुआ है उसको, उसमें आप एक वर्ड यूज ऐड कर सकते हैं, श्योरिटी।
श्योरिटी आप सब जानते हैं कौन होता है, जो आपके बिहाफ पे गारंटी लेता है। जब आप किसी से लोन लेते हो, आप बैंक के पास भी जाते हो जब लोन लेने, तो वो श्योरिटी एक इंसान होता है जो बैंक मांगती है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में गारंटर बोल देते हैं कि अगर ये इंसान पे नहीं कर पाया तो मैं पे करूंगा। तो ये जो श्योरिटी है ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर में ये भी इंक्लूडेड माना जाएगा, राइट। थर्ड, फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेड सेक्शंस, अब थर्ड जो है ये फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि मैनेजर जो है या एजेंट जो है वो कौन होता है, कि एन एक्नॉलेजमेंट साइंड और पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लाइबिलिटी by or by the duly authorized agent of any limited owner of property who is governed by Hindu law shall be a valid acknowledgement or payment as the case may be against a reversioner succeeding to such liability। देखिए इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले तो समझिए रिवर्जनर कौन होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं बट एक बार फिर बता देता हूं। मान लीजिए ये ए है, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी में लाइफ इंटरेस्ट दिया है कि ये मान लो ये कोई लैंड है, प्लॉट ऑफ लैंड है, और ये बोला है कि ए ने कि बी जब तक जिंदा है तब तक वो इसको एंजॉय कर सकता है। अगर जब बी डाइज, व्हेन बी डाइज, तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, इट विल गो बैक टू ए। एंड इफ ए इज डेड तो ए के लीगल हेयर्स को जाएगी। तो ये लोग कौन हैं, ये लोग रिवर्जनर कहलाते हैं। तो ए कौन होगा, ए कहलाएगा रिवर्जनर। ए को राइट क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी रिवर्स होके किसके पास आ रही है, ए के पास आ रही है। तो आप इससे याद रख सकते हो, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिवर्जनर बोलते हैं। तो अब ये जो सबसेक्शन 3 का ए है ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कोई एक्नॉलेजमेंट अगर बी ने अपनी लाइफ टाइम में, मतलब बी जो लिमिटेड ओनर था उसने अपनी लाइफ टाइम में कोई एक्नॉलेजमेंट करी किसी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग, राइट। मान लीजिए उसने ये प्रॉपर्टी रेंट पे उठा रखी थी, राइट, और उसने ये एक्नॉलेज किया कि इस प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो इस प्रॉपर्टी पे अगले 20 ईयर्स का जो रेंट है, राइट, नेक्स्ट 20 ईयर्स का जो रेंट है वो उसका जो टेनेंट है, टेनेंट कौन है, मान लो सी। कोई भी जो लिमिटेड ओनर होता है वो प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकता, मतलब बेच नहीं सकता, बाकी उसको रेंट वगैरह पे वो दे सकता है। तो अब इसने सी को ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी थी, तो सी क्या था, टेनेंट था, और बी क्या था, लैंडलॉर्ड था। तो अब सी ने इसको 20 ईयर्स का रेंट पे कर दिया। तो बी ने क्या किया, वो एक्नॉलेज कर लिया कि भाई 20 साल का रेंट जो है वो सी हमें ऑलरेडी दे चुका है। उसके बाद क्या हुआ, बी डाइज, बी की डेथ हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी डेथ हो गई, प्रॉपर्टी वापस किसके पास आ गई, ए के पास है, उसके लीगल हेयर्स के पास, मतलब रिवर्जनर्स के पास। तो क्या उन पे ये एक्नॉलेजमेंट बाइंडिंग होगा? तो 3A ये बोलता है कि इन पे ये जो क्या होगा, वैलिड एक्नॉलेजमेंट होगा इनके अगेंस्ट, राइट। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये रिवर्जनर के अगेंस्ट क्या होगा, वैलिड एक्नॉलेजमेंट होगा, राइट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो कि जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट है उसने एक्नॉलेज किया, तो जो रिवर्जनर्स हैं उनके अगेंस्ट भी वो वैलिड एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा, राइट। फिर हम सबसेक्शन बी देख लेते हैं 3 का। इट सेज वेयर अ लाइबिलिटी हैज बीन इनकर्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एन एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट मेड बाय और बाय एजेंट मैनेजर ऑफ द फैमिली फॉर द टाइम बीइंग शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द होल फैमिली। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, राइट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसके बिहाफ पे किसी मैनेजर ने कोई एक्नॉलेजमेंट किया, राइट। मान लो उसने ये बोल दिया कि इस फैमिली को इतना डेट जो है वो ड्यू है और जो किसी सामने वाले पर्सन को पे करना है। मान लीजिए कि एक्स के लिए ये जो HUF है ये 1 करोड़ रुपीस ओ करती है। तो अगर मैनेजर ने ये एक्नॉलेजमेंट किया है तो ये माना जाएगा कि जैसे कि इस पूरी फैमिली ने वो एक्नॉलेजमेंट किया है, और वो एक्नॉलेजमेंट इनके अगेंस्ट क्या होगा, इस HUF के अगेंस्ट बाइंडिंग होगा, राइट। सो दिस इज सेक्शन 20,
राइट। आई होप आपको सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 कंप्लीटली समझ आए होंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये जो प्रोविजंस हैं वो सिंपल लगे या नहीं लगे, आपको इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ आया या नहीं आया। आपके कमेंट्स थोड़े से कम हो रहे हैं, मैं देखता हूँ पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं पर कमेंट्स कम हो रहे हैं, दोनों कम नहीं होने चाहिए, राइट। तो इससे मुझे रियल टाइम फीडबैक मिलता रहता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।